वेलकम बैक इन अवर थर्ड जूम मीटिंग। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनिंग एक्सटर्नली कंपैरेटिव पे लेवल्स एंड स्ट्रक्चर्स। इस मकसद के लिए हमारे पास एक सीक्वेंशियल फ्लो है। सबसे पहला स्टेप है एक्सटर्नल कंपैरेटिवनेस, जिसमें हम पे रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशंस को कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट हायरार्की के लिए क्या पे कर रही हैं। इसके बाद आप एक पे पॉलिसी बनाते हो, आप मार्केट्स को डिफाइन करते हो जिन मार्केट्स में आप कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हो, फिर आप एक सर्वे कंडक्ट करते हो, उस सर्वे के मुताबिक आप एक पॉलिसी लाइन बनाते हो जो कि कंपनसेशंस को शो कर रही होगी। उसके बाद आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद हैं पेज को डिफाइन करने के लिए कर लेते हो। सो इस पूरे सीक्वेंस में देयर आर सम मेजर डिसीजंस in pay level determination. The first decision can be determine pay level policy, define purpose of survey, define relevant labor market, design and conduct survey, interpret and apply results, and design grades and ranges or bands. ये तमाम हमारे पास स्टेप्स जो हैं ये फॉलो किए जाएंगे। इन तमाम को भी हम अगली स्लाइड में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल कंपैरेटिवनेस के हवाले से याद रखिएगा कि एक्सटर्नल कंपैरेटिवनेस रेफर्स टू द पे रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनाइजेशंस। द ऑर्गेनाइजेशंस पे रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स। इन चीजों को हम विजुअलाइज वो कर रहे होंगे जिसमें कि हमारा कंपैरिजन विद अवर कंपेटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री उनको विजुअलाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि सब लोग एक तरह की जॉब्स के लिए वो क्या कंपनसेट कर रहे हैं। इस मकसद के लिए हम एक सैलरी सर्वे वो कंडक्ट करेंगे और सैलरी सर्वे के अंदर जो पॉइंट्स हमें यूज करने हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अ सर्वे इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द कंपनसेशन पेड बाय अदर एम्प्लॉयर्स। इस सर्वे में आप ये चेक करते हो कि एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट और लोग जो हैं वो डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सेम तरह की जॉब्स के लिए क्या पे वो कर रही हैं। सो उसमें हम सेट कंपैरेटिव पे पॉलिसी करेंगे और कंपैटिटिव पे पॉलिसी के तहत हम एडजस्ट पे लेवल्स करेंगे। हम पेस को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री पे स्ट्रक्चर वो मिलता जुलता हो, जिसमें कि हाउ मच टू पे इस सवाल का जवाब वो दिया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि हमने जो लोगों को कंपनसेट करना है वो किस शक्ल में कंपनसेट करना है। क्या सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन होगी कि नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन भी होगी। तो अगला क्वेश्चन जो हमें देखना होगा इस पे पॉलिसी में दैट इज व्हाट फॉर्म्स। उसके बाद हम पे स्ट्रक्चर्स को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिजल्ट्स। हम कुछ स्पेशल सिचुएशंस में लोगों को ज्यादा कंपनसेट भी कर सकते हैं और कम कंपनसेट भी कर सकते हैं और हम एस्टिमेट करेंगे कंपेटिटर की लेबर कॉस्ट ताकि हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो कहीं ज्यादा ना हो एज कंपेयर टू द कंपेटिटर अनलेस एंड अनटिल काम की नौयत और काम का लेवल वो एक जैसा हो। अब सैलरी सर्वे कंडक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स को तवज्जो से समझ लें। सबसे पहला स्टेप है डिटरमिनिंग बेंचमार्क पोजीशंस और बेंचमार्क पोजीशंस में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंचमार्क जॉब्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो जिसमें द कंटेंट आर वेल नोन। आप उन जॉब्स को पिक कर रहे हो जिनके बारे में आप बड़ा तफसीली जायजा वो ले सकते हो। सो द कंटेंट्स आर वेल नोन, रिलेटिवली स्टेबल एंड एग्रीड अपॉन बाय द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व कि जो लोग उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं वो सब उस काम से शनासा भी हैं और एग्रीड भी हैं और वो सारा काम KRA, KPA, KPIs बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेटेड भी हैं। So the supply and demand for these jobs are relatively stable and not subject to recent shifts. उसमें कोई खास over the passage of time उसकी supply and demand situation में उन jobs में फर्क ना आया हो, because बाज़ औक़ात अगर demand of the job ज़्यादा हो और supply of the job कम हो, means लोग कम available हैं उस job को perform करने के लिए और job की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में बाज़ औक़ात salaries
का लेवल इंक्रीज कर जाता है। जस्ट लाइक आपका जो बेसिक इकोनॉमिक का असूल है कि इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो प्राइसेस शूट अप कर जाती हैं। लेकिन इसके वाइस वर्सा, अगर बहुत से लोग उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए मौजूद हैं और जॉब की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, तो उस सूरत में जॉब की जो कंपनसेशन होगी वो ड्रॉप कर जाएगी। थर्ड स्टेप देखिएगा, they represent the entire job structure under study, and the fourth step is the majority of the workforce is employed in these jobs. ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्राइटेरियाज हैं डिटरमिन करने के लिए कि आपने बेंचमार्क पोजीशंस जो हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है। The next step in this sequence is that which market jobs match which company jobs. So उसके हवाले से कहा जा रहा है कि any match between an organization's jobs and survey jobs must be done on job content rather than on the basis of job title only. और ये बात भी याद रखिएगा कि job title technically speaking कोई खास मायने नहीं रखता in hierarchy development. असल चीज जो मायने रखती है that is the job worth. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो जॉब कंटेंट हैं और जिस जॉब को आप स्टडी करना चाहते हो उन दोनों के जॉब कंटेंट्स में कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो। सिर्फ टाइटल में सिमिलैरिटी जो है वो होनी जरूरी नहीं है। सेकंड, अप्लाई योर जॉब इवैल्यूएशन सिस्टम टू द सर्वे जॉब डिस्क्रिप्शंस। अब पहले स्टेप में हमने जॉब्स को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने यह देख लिया कि किस किस्म की जॉब्स को आपको पिक करना है। अब सेकंड स्टेप में वो बात कर रहा है कि डिटरमिन मार्केट टू सर्वे। अब आप मार्केट का सर्वे लॉन्च करोगे। सो इसमें कहा जा रहा है कि वेयर डज लेबर सप्लाई कम्स फ्रॉम। तो लेबर आपके पास आ कहां से रहे हैं। अब जाहिर है कि उसमें हम ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स की सेग्रीगेशन करेंगे। ब्लू कॉलर वर्कर्स ये आपके लेबर क्लास होती है और व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो हैं, व्हाइट कॉलर जो एम्प्लॉइज हैं, ये आपके मैनेजरियल जॉब्स के लोग वो कहलाते हैं। सो मोस्ट ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज आर हायर्ड लोकली। तो आमतौर पर आपकी प्रेफरेंस होती है कि लोकल उनको हायर किया जाए। टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉइज मे बी अटैच्ड टू द लोकल एरिया बट दे ऑफ्टन कम from and go to other areas of the cities or even adjacent cities and provinces, और उनको हम एक geographically dispersed area से भी वो hire कर सकते हैं। Some managers and professionals operate in national or even international markets based upon कि job की requirement कैसी है और वो शख्स कहाँ पर available है। So most companies confine their wage and salary surveys to local and regional markets. Surveys containing national or international data are usually secured from professional organizations and from consultants. तो अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जहां पर मार्केट सर्वे कनेक्ट करने लगे हो, आपके जॉब इनकम्बेंट्स वो आपके पास किस जियोग्राफिक डिस्पर्शन से आए हैं और आप उनके बारे में डेटा कलेक्शन के लिए कितना एरिया वो कवर करना चाहते हो। स्टेप 3, डिटरमिन फर्म्स टू सर्वे। जब आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने लोकल लेवल सर्वे करना है कि आपने रीजनल लेवल सर्वे करना है, तो अब आप फर्म्स आइडेंटिफाई करो जो फर्म्स उस पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। सो सर्वे फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, such organizations are more likely to have all the jobs of the serving organization and usually have similar wages. अब आपको उन कंपनीज को पिक करना है जिनका वर्किंग स्टाइल भी आप जैसा हो और उनका वेज स्ट्रक्चर भी मोर और लेस आप जैसा हो। मींस वो उसी लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो जिस लेवल पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है। सो सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हायरिंग एम्प्लॉइज विद सिमिलर स्किल्स include firms that hire substantial numbers of employees for the jobs being surveyed. ठीक है, सो आपने जब सर्वे करना है तो आप उन एम्प्लॉइज का सर्वे करो जिनका स्किल सेट भी वैसा ही हो जैसा कि स्किल सेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। सर्वे डिफरेंट साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी हम कर सकते हैं कि आप अपनी सर्वे के दौरान कुछ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस पिक कर लो, कुछ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस पिक कर लो, कुछ मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस पिक कर लो, ताकि आपके पास से क्रॉस कंपैरिजन बनाना भी आसान हो जाए।
So survey different size organizations. Ideally, your survey will include a balance of organizations of varying size, but extremely small firms may represent non-comparable labor markets. तो अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सपोज 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जब वो सैलरी सर्वे कंडक्ट करे तो उसको उन ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे नहीं करना चाहिए जहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं. सो आपका सर्वे का जो एनालिसिस जो आप डेवलप कर रहे हो, जो कंपैरिजन पॉइंट्स आप डेवलप कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ रेलिवेंस होना वो जरूरी है. अब हम स्टेप 4 पर आ गए. स्टेप 4 में वो कहता है डेटा एलिमेंट्स टू कंसीडर फॉर सर्वे. अब आप देखो कि सर्वे में आपने चीजें पूछनी क्या हैं. तो सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कलेक्ट, दैट बेसिकली इंक्लूड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग बजट, एसेट्स, एनुअल रेवेन्यू, सेल्स, इन चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा. इसके अलावा साइज, स्ट्रक्चर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, वर्किंग कंडीशंस, स्टैंडर्ड वर्क वीक, इन चीजों को देखा जाता है. एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन चीजों को कैलकुलेट वो किया जाएगा. सेकेंडली, नेचर ऑफ टोटल कंपनसेशन सिस्टम आप कैलकुलेट करवाते हो, जिसमें कि कैश फॉर्म्स और नॉन कैश फॉर्म्स, इन चीजों को काउंट वो किया जाएगा. इसके अलावा सर्वे के अंदर जो चीजें आपने ऐड अप करनी है, दैट इज रिलेटेड टू द जॉब इटसेल्फ, जिसमें कि जॉब, नंबर ऑफ इनकम्बेंट इन द जॉब, एवरेज सैलरी, सम ऑफ द सैलरी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनकम्बेंट्स, सैलरी रेंज, स्टार्ट सैलरी, एग्जम्प्ट स्टेटस, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, इन तमाम चीजों को सर्वे के अंदर हम ऐड अप वो करेंगे और उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड क्वेश्चनएयर वो डिजाइन वो किया जाएगा. अब क्वेश्चनएयर के हवाले से वो कहता है कि आपको क्वेश्चनएयर में एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी शो करनी है. अब एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत क्यों है? ताकि आप इंश्योर कर सको तमाम लोगों को कि हम सर्वे में जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा आपका लीक नहीं होगा. सो एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत यूनियंस, सर्वे एनालिस्ट्स, रिजल्ट्स ओनली टू पार्टिसिपेंट्स, कोडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों का ख्याल वो रखा जाता है और ये कैलकुलेट किया जाता है कि सर्वे का जो डेटा है उसकी एक्सेस किस किस को होगी. 6 स्टेप में आपको पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो सर्वे को टेक्निकली फिल करेंगे. सो सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स. लोकल बिजनेसेस, एसोसिएशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स विद इन वन इंडस्ट्री, अदर सैलरी सर्वे, प्रीवियसली सर्वेड कंपनीज. सो आपको देखना है कि आपने सर्वे फिल कहां से करवाना है. उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट आपको क्लियर होना चाहिए, और कॉन्टेक्टिंग द पार्टिसिपेंट, जाहिर है कि आप उनसे राब्ता करोगे अपने सर्वे को फिल करवाने के लिए. सो आप हो सकता है कि उनको एक लेटर सेंड करो टू द एचआर मैनेजर और कंपनसेशन मैनेजर टू अनाउंस द सर्वे, कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मुतला करे कि हम एक सर्वे कंडक्ट करने लगे हैं, एंड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेशन, और तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें. This letter should include information on the participation deadlines, contact information for answers to questions. ये तमाम चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी before you start the survey technically. स्टेप 7 पर आप फिजिकली उस सर्वे क्वेश्चनएयर को डिसेमिनेट करोगे. उसको फैलाने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए you can use mail, fax, internet, personal visit. So when the caller and the respondent are well acquainted, compensation professionals, a telephone survey may be used to acquire compensation policy data. तो अगर आपका राब्ता उन लोगों से बहुत स्ट्रांग हो तो आप जाहिर है टेलीफोन के जरिए भी अपना डेटा कलेक्ट वो कर सकते हो. If the questionnaire is lengthy, you may want to mail it only to participants who respond to the initial letter. ठीक है? And mail to the questionnaire either with initial letter or in response to a reply from the solicited participants. तो जो लोग तैयार हो आपको आंसर देने के लिए, उन्हीं को आप अपना जो सर्वे फॉर्म होगा वो सेंड करोगे. So mail to the questionnaire either with initial letter with the response to a reply from the solicited participants, and a visit by qualified personnel is usually the most productive method of gathering accurate compensation data. Step 8, जब आपने सर्वे कंडक्ट कर लिया, उनको आपने क्वेश्चनर्स पहुंचा दिए, उन लोगों ने क्वेश्चनर को फिल कर लिया,
तो अब आप 8th स्टेप के ऊपर वो क्वेश्चनर वापस रिसीव करोगे। 9th स्टेप के ऊपर आप उसकी SPSS में कोडिंग करोगे। SPSS सॉफ्टवेयर जो कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो टू एनालाइज द सर्वे रिकॉर्ड्स। आप उस सॉफ्टवेयर में सर्वे के रिजल्ट्स को कोड करोगे, पंच करोगे। स्टेप 10 आप उसमें फॉलो अप भी कर सकते हो टेलीफोन के जरिए और ईमेल के जरिए नॉन रिस्पोंडेंट्स को, कि अगर वो आपको सर्वे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दें। सो अगर कोई मिसिंग डाटा है या कोई गलत डाटा फिल हो गया है तो उन तमाम चीजों के बारे में फॉलो अप भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज को भी देखना है कि कहीं पर अगर आपके आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं पर अगर आपको बहुत ज्यादा सैलरी का रिजल्ट आ रहा है या कहीं पर आपको बहुत कम सैलरी का रिजल्ट आ रहा है, तो उसको स्टैटिस्टिकली भी हमने कैसे ट्रीट करना है, ये तमाम चीजें आपने इस फॉलो अप सेशन में भी देखनी है। और स्टैटिस्टिकल जो आपका पैकेज है SPSS, उसके अंदर भी आपने इन आउटलायर्स को एडजस्ट वो करना है। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। आप सेंट्रल टेंडेंसी को ध्यान में रखो, इस एरर को भी आपने रिमूव करना होगा। आप एवरेज और मीन्स कैलकुलेट करोगे, आप वेटेड मीन्स कैलकुलेट करवा सकते हो, आप मीडियन कैलकुलेट करवा सकते हो। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, रेंज स्प्रेड, ये तमाम वो चीजें हैं जो सैलरी सर्वे के ऊपर आप डिफरेंट तरह का डेटा एनालिसिस वो लगाते हो। अब डेटा एनालिसिस करना ये इंट्रोडक्शन टू HR के लेवल के ऊपर हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसको हम स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज में जाकर कैलकुलेट करते हैं। फिल वक्त आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सैलरी सर्वे के मेन पॉइंट्स वो क्या होते हैं। कंबाइंड जॉब इवैल्यूएशन एंड मार्केट सर्वे डेटा, फॉर ईच बेंचमार्क जॉब देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज पेड बाय सर्वे कंपनीज। ठीक है, ईच ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस हैज मीन्स, रेंजेस एंड एक्सेट्रा। समराइज द डेटा फर्दर बाय फिटिंग अ लीनियर कर्व टू इट and use midpoints and other mathematical approaches, जैसा आप मुनासिब उसके ऊपर वो समझोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंट्रोडक्शन टू HRM के कोर्स में आपको डायरेक्टली ये सर्विस कंडक्ट नहीं करने होते, इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, लेकिन आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सैलरी सर्वे के दौरान। अब पे स्ट्रक्चर जब आपने डेवलप करना है तो याद रखिएगा कि हमने शुरू में जॉब वर्थ कैलकुलेट की थी थ्रू पॉइंट्स, और आपने मार्केट सर्वे के जरिए हासिल किया वेज रेट। अब इसके दरमियान हम एक ग्राफ डेवलप करते हैं। ये जो आपकी वर्टिकल बार्स हैं ये आपके डिफरेंट पे ग्रेड्स हैं, जिसमें कि आपने 150 पॉइंट्स की बेसिस पर कुछ वेज रेट्स एलोकेट किए, आपने 200 पॉइंट्स के बेसिस पर कुछ वेज रेट्स एलोकेट किए, इसी तरह 250, 300, 350 आपने हर एक जॉब वर्थ पॉइंट रेंज के लिए डिफरेंट वेज रेट्स वो एलोकेट किए। इसके बाद आफ्टर द सर्वे हम एक वेज कर्व कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि हमारे पास मिनिमम लेवल किसी भी आपके जॉब वर्थ रेंज में और मैक्सिमम लेवल, ये दो लेवल्स आपके कैलकुलेट वो किए जाएंगे। इस मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो फर्क है उसको हम रेंज कहते हैं, और उस रेंज को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू रेंज स्टेप्स। ये रेंज स्टेप्स से मुराद है कि आप यहां पर अपने एनुअल इंक्रीमेंट्स इनका जिक्र वो करते हो, और दो ग्रेड्स के दरमियान जो रेंज स्टेप्स का ओवरलैप है दैट वुड बी नोन एज रेंज ओवरलैप, और इनका दरमियानी पॉइंट कहलाएगा मिड पॉइंट। राइट, सो एडवांस कोर्सेज में इन तमाम चीजों की कैलकुलेशंस, इनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स वो हम इन्वॉल्व करते हैं। अब प्रोसेस फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग अ सैलरी सर्वे, इसमें अभी हमारे पास डेफिनेशंस भी आ जाएंगी कि रेंज स्प्रेड, रेंज ओवरलैप, ये चीजें क्या होती हैं। सो जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है सेटअप, डिटरमिन कंपनसेशन फिलॉसफी आपकी क्या है, develop internal hierarchy through job analysis and evaluation, collect and analyze market data, establish and refine market data pay line, target data pay line,
assess impact of proposed structure to employee current salaries, design structure and prepare the salary plan. ये हमारे पास सारे steps हैं process के जिसमें हम एक salary को develop और design करते हैं. So once we have job structure from job evaluation and the salary rates from current rates and market rates, we can create a pay line और pay structure. जैसा कि आपके सामने यहाँ पर हम शो कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. नंबर ऑफ पे स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में लिखा जाता है कि जॉब फैमिली एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल प्रोफेशनल टेक्निकल क्लरिकल एंड क्राफ्ट रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट जॉब फैमिलीज. तो आपने डिफरेंट तरह की जॉब्स को ग्रुप कर लिया और आप उनको जियोग्राफिक डिस्पर्शन में भी वो देख सकते हो. अब पे ग्रेड्स को हम देखते हैं. पे ग्रेड्स की डेफिनेशन देखिए. अ ग्रेड इज अ हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट जॉब्स that are considered substantially equal for the pay purposes. Grades enhance an organization's ability to move people among jobs within a grade with no change in pay. तो एक ग्रेड के अंदर हम डिफरेंट लोगों को ग्रुप कर लेते हैं और उसमें जो पे रेट्स होते हैं वो डिटरमिन्ड होते हैं. The objective is for all the jobs that are similar for pay purposes to be placed within the same grade. तो एक जैसी जॉब जो एक लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रही हैं उनको हम एक ग्रेड एलोकेट वो कर देंगे. नो डाउट उस ग्रेड में जब आप प्रोग्रेस करोगे तो एनुअल इंक्रीमेंट के तहत वो करोगे जब तक कि आप उस ग्रेड रेंज में वो मौजूद हो. अब नंबर ऑफ पे ग्रेड्स हम देखते हैं कि कितने पे ग्रेड्स बनाने चाहिए. ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कैसे डेवलप की गई है और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं जिसमें कि चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सब चीजें काउंट वो की जाती हैं. जब हम ऑर्गेनाइजेशन साइज की बात करें तो लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन मोर द ग्रेड्स. However, some very large organizations have moved to a broadband structure and may have fewer grades than a much smaller organization. ठीक है. तो ब्रॉड बैंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें कि डिफरेंट ग्रेड्स को मर्ज करके एक बैंड डेवलप वो कर दिया जाता है. सो टाइप ऑफ जॉब्स इन ए स्ट्रक्चर उसके बारे में लिखा जा रहा है कि प्रोडक्शन जॉब्स हैव अ नैरो स्लोप, small range and considerable overlap resulting in many pay grades within the structure, जबकि managerial jobs have a steep slope, wide ranges and little overlap resulting in fewer grades within its structure. तो ये आपका एक मेजर फर्क होगा प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स का और मैनेजरियल जॉब्स का. अब हम देखते हैं कि दो ग्रेड्स इसमें फर्क कितना होगा. इसमें पे डिस्टेंस बिटवीन ग्रेड्स की बात की जा रही है. पे डिस्टेंस बिटवीन ग्रेड्स इज कॉमनली कैलकुलेटेड यूजिंग अ मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट डिफरेंशियल. और मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट डिफरेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 7 to 9% फॉर आवरली एंड क्लरिकल जॉब्स, 10 to 12% फॉर प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, ये हम आमतौर पर अमूमन पिक करेंगे. एंड मैनेजरियल स्ट्रक्चर्स may have differentials between grades 20% and higher. अब पे और सैलरी रेंजेस इसको हम गो थ्रू करते हैं. It is said that pay ranges refer to the vertical dimension of the pay structure. Each pay grade will have associated with it a pay range consisting of a midpoint and a specified minimum and maximum. मैं फिर से आपको याद दहानी करवाता चलूं कि यहां पर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक चीजों को पिक करना है. इसकी कैलकुलेशंस वो आपके एडवांस लेवल कोर्सेज के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं. अब सैलरी रेंजेस को देखिए. सैलरी रेंजेस के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज ऑल्सो यूजफुल टू यूज अ रेंज ऑफ सैलरी फॉर ईच सैलरी ग्रेड. एट दिस रेंज ऑफ सैलरी as this range of salary allows an organization to hire less experienced employees at lower level within the range and reward employees for better than average performance. तो ये आपके सैलरी रेंज जो है ग्रेड के अंदर ये डिटरमिन करेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और आपके इंक्रीमेंट्स जो है वो कितने लगे हुए हैं. So the points to define in the range, अब एक रेंज में अंदर जो हम मेन चीजें डिफाइन करते हैं, they are maximum, midpoint and minimum.
और याद रखिएगा कि मिड पॉइंट ऑफ रेंज इज द मार्केट रेट जो आपने सर्वे के जरिए हासिल वो किया था। अब यहां पर देखिए रेंज स्प्रेड की डेफिनेशन हम देख रहे हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वेरीज ग्रेटली बट इज यूजुअली विद इन अ 25 to 60% रेंज। Many large salary structures within a variety of jobs have smaller ranges at the bottom of the graph and wider ranges at the higher levels. So final product जो हमारे पास आती है, once salary grades and ranges are designed, the salary structure is complete. ठीक है, तो यहां पर हम आकर जब हमने सर्वे कर लिया, हमने मिड पॉइंट, हमने मैक्सिमम, हमने मिनिमम रेंजेस कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास एक मेजर स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी वो प्रिपेयर हो जाता है। So, जब हम रेंजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें मिड पॉइंट कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, वो कहते हैं कि वंस द मिड पॉइंट बेस्ड ऑन द पे पॉलिसी लाइन जो कि सर्वे के जरिए डेवलप हुई थी एंड द रेंज स्प्रेड बेस्ड ऑन जजमेंट आर स्पेसिफाइड, मिनिमम्स एंड मैक्सिमम्स आर कैलकुलेटेड। अब मिनिमम का फार्मूला हमारे पास है कि मिनिमम इज इक्वल टू मिड पॉइंट डिवाइडेड बाई 100% प्लस हाफ ऑफ द रेंज स्प्रेड, जबकि मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम प्लस रेंज स्प्रेड इनटू मिनिमम। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज वो यूज किए जाते हैं मिड पॉइंट के हवाला से मैक्सिमम एंड मिनिमम को एवेल्युएट करने के लिए। इस सारी डिस्कशन को अब एक एग्जांपल से आपके सामने मैं पेश करता हूं। फॉर एग्जांपल, हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर योर सैलरी रेंज। इफ यू ऑलरेडी हैव योर रेंज, you can calculate the width using the following formula: maximum minus minimum divided by minimum. Typically, however, you have your midpoint and a target width, and you need to calculate the minimum and maximum. In that case, the formulas are as follows: the minimum is equal to midpoint divided by half plus width divided by 2. Note, since width is percent, represent it as a decimal value in these formulas. For example, 50% को हम 0.5 के तौर पर यहां पर मेंशन करेंगे। और मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम इनटू 1 प्लस विड्थ। अब ये फॉर्मूलाज जब आपने देख लिए, अब इसकी डेरिवेशन आप एक न्यूमेरिकल के हवाले से भी देख लो। इफ योर मिड पॉइंट इज $50,000, फॉर एग्जाम्पल एक साल में एक पर्टिकुलर जॉब का हमने सर्वे किया और हमें पता ये चला कि $50,000 पर एनम वो जॉब होल्डर वो अर्न करता है, एंड यू वांट योर विड्थ टू बी 50%, और आप वहां पर जो विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हो रेंज स्प्रेड की, वो आप 50% के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हो। ये 50% कहां से आया, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में लिखा गया होगा। देन यू वुड डिवाइड 50,000 बाई 1.25। अभी 1.25 की डेरिवेशन कहां से आई, ये ऊपर फॉर्मूला को देखिएगा कि मिनिमम इज इक्वल टू मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2। अब विड्थ थी हमारे पास 50%, जिसको हम लिखेंगे 0.5, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 0.25। तो 1 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1.25। नाउ दिस इक्वल्स $40,000 एंड $40,000 इज द मिनिमम ऑफ द रेंज। अब आपने जो एक रेंज बनानी है, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में देखिए, सपोज हम सेकंड ग्रेड को देख रहे हैं। सेकंड ग्रेड में जो मिड पॉइंट है वो है 50,000 और उस ग्रेड में जो मिनिमम सैलरी वो अर्न कर रहा है दैट इज 40,000। और दिस इक्वल 60,000 जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे। सो मैक्सिमम के केस में हमने 40,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई किया, जिसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम इनटू 1 प्लस विड्थ। अब यहाँ पे विड्थ चूंकि हमने 50% लिया था तो उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया इनटू 0.5। तो जब आपने 40,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 60,000। तो 60,000 इज द मैक्सिमम फॉर योर सैलरी रेंज। सो इन दिस एग्जांपल your full salary range would be 40,000 to 60,000 with a midpoint of 50,000. So that is how आप एक ग्रेड में सैलरी रेंज वो कैलकुलेट वो करते हो। Now when you are moving the employee through the rate ranges, उसके बारे में वो कहता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरिट प्रोग्रेशन को देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप पैरामीटर क्या है डेवलपमेंट का, कि क्या वहां पर
ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन होगी कि मेरिट प्रोग्रेशन होगी? मेरिट प्रोग्रेशन आमतौर पर परफॉर्मेंस बेस्ड होती है और ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन आमतौर पर लॉन्गिविटी या सीनियरिटी पे बेस करती है। इन प्रैक्टिस अ मेरिट प्रोग्रेशन इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट एंड लॉन्गिविटी, तो हम दोनों को भी यूज वो कर सकते हैं। Most organizations and their management claims that they use a merit progression system, but studies show that up to 80% of employees are at the top of their salary ranges. Now, granting all employees the same pay increase and announcing it as a merit increase destroy the concept of merit. ठीक है, आपने अनाउंस किया कि हम मेरिट पे पे करेंगे, लेकिन आपने सबको एक जितना ही पे कर दिया तो उससे मेरिट का कोई फायदा फिर नहीं होता। अब रेट रेंजेस एंड रिक्रूटमेंट के हवाले से कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। टू दिस पॉइंट वी हैव अज्यूम्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन हायरिंग पीपल who meet the minimum qualifications of the job and moving them up in the range as they learn the job. ठीक है, so the first question we have is, what if a company hires an experienced person with full capabilities to perform the job from the beginning? तो उसका जवाब ये होगा कि this person should be hired at the market rate. Now, new employees can be brought into organization anywhere up to the midpoint of the range based on their qualifications. Thus, a system that ends at the market rate becomes a flat rate for hiring fully qualified employees. Now, moving towards the last discussion of the chapter, कुछ लोग ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज कहलाते हैं, कुछ लोग रेड सर्कल एम्प्लॉइज कहलाते हैं। इसकी डिटेल को हम देखते हैं। सो अंडर पेड एम्प्लॉइज जो होंगे उनको हम कहते हैं ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज। सो द पर्सन पेड बिलो द मिनिमम रेट रेंज फॉर हिज और हर जॉब इज सेट टू कैरी अ ग्रीन सर्कल रेट। This situation usually occurs when the salary structure has changed upward and the individual was at the bottom of the rate range. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने ओवरऑल सैलरीज को बढ़ा दिया इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की वजह से, लेकिन कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ पाई, तो उसको हम ग्रीन सर्कल एम्प्लॉय के तौर पर ट्रीट करेंगे। सो हाउ टू फिक्स अंडरपेड वेज इश्यूज, उसके बारे में कहता है कि रेज द अंडरपेड एम्प्लॉइज पे टू द मिनिमम ऑफ द रेंज। सो द चेंज शुड अकर इमीडिएटली or at the very least in a couple of steps if the person is performing adequately. Second question जो हमारा आ सकता है इस हवाले से कि what if there are many underpaid employees in an organization? तो उसका जवाब है कि a careful review is required. Not only may the cost of adjustment be high, but equity between the newly raised employees and other employees on the job may require a phasing in of increases. तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी जॉब में भी सैलरी को इंक्रीज वो कर सकते हैं। रेड सर्कल एम्प्लॉय या रेड सर्कल रेट वो रेट है कि जहां पर एक गिवन स्टैंडर्ड से ज्यादा कोई अर्न कर रहा है, तो a person paid above the minimum of the range for his or her job is set to receive a red circle rate. So this is a common problem in organizations and it's more difficult to deal with than the problem of underpaid employees. अब रेड सर्कल को हमने कैसे कंपनसेट करना है उसके बारे में वो कह रहा है कि फ्रीज द पे until general increases catch up with the current pay. आप उसकी पे को फ्रीज कर दो, इसका मतलब ये होगा कि अगले माली साल में हम उसको इंक्रीमेंट वो नहीं देंगे और तब तक नहीं देंगे जब तक कि बकिया सारे लोगों की जो सैलरीज हैं वो उसके मुताबिक नहीं हो जाती। So transfer or promote the person, ये एक और तरीका हो सकता है, to a job in an appropriate pay grade, freeze the pay for a limited period such as 6 months, then attempt either of the previous strategies. If this is unsuccessful, reduce the pay at the end of the period. तो हम आखिरकार उसकी सैलरी को कम भी कर सकते हैं। So red circle the job and not the person. तो ये बात याद रखिएगा कि आपने जो पिन पॉइंट किया हुआ है वो जॉब को पिन पॉइंट करना है, एक शख्स को नहीं। And eliminate the differential after a specific period such as a year or gradually over the time, और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फर्क को एलिमिनेट करने की कोशिश वो करोगे।
अब पे कंप्रेशन का इशू हमने पढ़ा था चैप्टर के शुरू में, उस पे कंप्रेशन की कुछ डिटेल देख लें. It is said that results when wages for those jobs filled from outside the organization are increasing faster than the wages of jobs filled from within the organization. तो यहां पर salaries का जो differential है वो actually कम हो जाता है. As pay differentials among jobs become very small, the traditional pay structure becomes compressed, and compression is an issue in professional work when new graduates command salaries almost equal to those of professionals with 3 to 5 years experience. तो एक आज के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इंडस्ट्री को आज से 5-10 साल पहले वो ज्वाइन किया था. तो यहां पर इन वजूहात की बिना पर आपका पे कंप्रेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एग्जिस्ट और प्रिवेल वो करता है. पे कंप्रेशन is also likely to occur. इसकी कोई रीजन क्या हो सकती है कि फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर्स एंड देयर एम्प्लॉइज हु आर पेड ओवर टाइम, ठीक है, तो उन दोनों की सैलरीज में फर्क कम हो जाता है. या डायरेक्ट सेल्स स्टाफ कैन मेक मोर देन द मैनेजर थ्रू कमीशन, तो जो बंदा कमीशन पे काम कर रहा है वो ज्यादा अर्न कर लेता है. और मिडिल मैनेजमेंट हुज squeezed between top management and the increases given to lower level employees, तो उस सूरत में भी सैलरी कंप्रेशन आपका एग्जिस्ट वो कर सकता है. अब पे कंप्रेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे करामत सॉल्यूशन तो ये है कि इग्नोर इट. This is possible if people are moving up the career ladder rapidly and the problem is mostly one of timing. Second, हम क्या कर सकते हैं? Adjust the internal structure to align with the external realities. This is an expensive alternative, but it may be necessary if the organization is experiencing high turnover and employee discontent. तो आपको ज्यादा सैलरीज पे करनी पड़ेंगी अपर लेवल के लोगों को. Or it can be maintain a policy statement that organizations often pay this differential as a bonus based upon the compensation of the subordinates. तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बोनस की शक्ल में भी इस प्रे कंप्रेशन को ओवरकम करने की कोशिश वो करती हैं. So that basically concludes our today's session. Inshallah, see you next time.